हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है चैप्टर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। ठीक है, इसमें आप देखिए फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें आपकी वैद्युत सेल। ठीक है, वैद्युत सेल किसे कहते हैं? देखिए, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ओके, ये क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और आवेश के प्रवाह जो है इसको निरंतर बनाए रखती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें आपकी सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सेल, इसको शॉर्ट में हम ईएमएफ भी लिख देते हैं। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, कोई एकांक आवेश है, उसको क्या कर रहे हैं? पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, जो सेल ऊर्जा दे रहा है, ठीक है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। हुआ है इसमें यदि किसी परिपथ में Q आवेश, ये इस परिपथ है ये, इसमें Q आवेश प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो तथा उस सेल का विद्युत वाहक बल तब कितना होगा? E=W/Q। इसके फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। W का मात्रक होता है जूल और Q का होता है कुलाम। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक हो गया जूल पर कुलाम। इसका मात्रक जूल पर कुलाम, इसे वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, यदि इस फॉर्मूले में देखें W=1 हो और Q आवेश 1 हो, तब E= कितना हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ W=1 रखें और Q भी अगर 1 रखें तो यहाँ से E= हमारा 1 हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर को दिष्ट होता है। ठीक है, ये देखिए परिपथ में ये इसमें क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है जिसमें लिखा हुआ है कि ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें आपकी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। जब किसी सेल के टर्मिनल को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो तार में वैद्युत धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बहती है, जबकि सेल के अंदर जो है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर बहती है। ठीक है, वैद्युत धारा क्या है? ध्रुव में क्या है? धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, और सेल में क्या है? सेल के अंदर क्या है? ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर बहती है, उल्टा है। ठीक है, तार में अलग होती है और सेल में अलग। जिस प्रकार तार धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार वैद्युत अपघट्य भी क्या है? धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो वैद्युत अपघट्य द्वारा धारे के मार्ग में उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। आगे इसमें आपका आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, यह सेल की प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है और प्लेटों के बीच के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है आंतरिक प्रतिरोध, और वैद्युत अपघट्य एवं सेलों के प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? वैद्युत अपघट्य और प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे इसमें आपका सेलों का संयोग। ठीक है, सेल किस किस प्रकार से जोड़े जाते हैं? वह है जब सेल को अधिक धारा प्राप्त करनी होती है। ठीक है, जब क्या है? सेल को हमें अधिक धारा प्राप्त करनी होती है तो क्या है? सेलों को आपस में जोड़ देते हैं। तब सेलों का यह संयोग क्या है? बैटरी कहलाता है। ठीक है, जब सेलों का आपस में कई सारे सेलों को जोड़ दिया तो उनका जो संयोग बनेगा उसको कहेंगे हम बैटरी। अब इसको 2 प्रकार से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में देखिए आप, ये देखिए इसमें क्या है? पहला सेल है ये। ठीक है, इसका क्या है? इस बैटरी का, इस सेल का क्या है? नेगेटिव टर्मिनल क्या है? दूसरी वाली के
पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरी वाली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो थर्ड वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यही बात इसमें लिखी हुई है, देखिए यही सब इसमें लिखा हुआ है कि इस क्रम में एक सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से तथा दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे सेल के धन सिरे से जोड़ते हैं। माना n सेल जिसमें प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड E, आंतरिक प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये सभी सेल प्रतिरोध R में धारा भेज रहे हैं, ठीक है। सारे प्रतिरोध सेल क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध R में धारा भेज रहे हैं। सेल का कुल विद्युत वाहक बल है हमारा Ne, ठीक है, क्योंकि n सेल लगाए हैं हमने ये माना है तो Ne हो गया। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, Nr, ठीक है, इसमें R प्रतिरोध लगे हुए हैं। और परिपथ का कुल प्रतिरोध लें तो बाहर प्रतिरोध कितना लगा हुआ है, इसमें कैपिटल R लगा हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल निकालेंगे तो आंतरिक और ये बाहर दोनों आ जाएंगे तो Nr प्लस R हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो परिपथ में धारा आई कितना होगा, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल है हमारा Ne और कुल प्रतिरोध है ये अभी हमने लिखा है, ये है Nr प्लस R। तो हमारी धारा इतनी निकल के आ गई है, ठीक। केसेस देखें स्पेशल, तो ये देखिए इफ़ Nr क्या है, बहुत बहुत छोटा हो अगर कैपिटल R से, तब क्या है I इक्वल टू हो जाएगा Ne अपॉन R, ठीक, क्योंकि Nr की वैल्यू बहुत छोटी हो गई। यहाँ पर अपॉन में नीचे क्या था, Nr प्लस R लिखा हुआ था, तो ये हम कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है इससे, तो इसके कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट कर दिया हमने, सिर्फ नीचे क्या रह गया, R रह गया, यही हमने लिखा है। तो इस प्रकार यदि n ऐसे सेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तब प्राप्त धारा एक से प्राप्त धारा को n गुनी होगी, ठीक है। ये क्या है, तब प्राप्त धारा क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा की अगर एक धारा होती है E अपॉन R हो जाता, अब क्या है ये n और आ रहा है तो ये क्या है n गुनी होगी। इसी प्रकार से दूसरा केस देखिए, अगर Nr बहुत बहुत बड़ा हो R से, तब क्या है, अब क्या है इसमें नीचे क्या है Nr प्लस R था, तो अब क्या कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा है इससे, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा हो गया, तो इसको क्या है हम नेगलेक्ट कर लेंगे, ओनली इतना लिखेंगे, तो हमने वही लिखा है यहाँ पर। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया E अपॉन R, वही रहा जो हुआ है। तो अर्थात यदि जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक है तो n सेलों से लगभग उतनी ही धारा प्राप्त होगी जितनी एक सेल से है। अतः ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि देखो जितनी वैसे होती है n सेल लगाने पर भी उतनी ही हो रही है, ठीक है। आगे आपका समांतर क्रम में, जब क्या सेल समांतर क्रम में जुड़े हों, तब देखिए ये देखिए इस क्रम में सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु से तथा ऋण सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। ये देखिए फिगर में, ठीक है। इन बैटरियों के क्या है, ये धन सिरे इधर उधर, ये धन सिरे एक पॉइंट से और इनके ऋण सिरे क्या है, एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, ठीक। माना n सेल जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये सभी सेल बाह्य प्रतिरोध R में धारा भेज रहे हैं। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हमारा होगा 1/R1 R डैश लिख लिया हमने इसको, ठीक है। तो सारे प्रतिरोध हमने जोड़ लिए 1/R1 प्लस 1/R प्लस 1/R, क्योंकि R आ रही है सारे, तो ठीक है। ये कहाँ तक जा रहे हैं, n पदों तक जा रहे हैं, तो ठीक है। तो 1/R डैश इक्वल टू होगा n तक जा रहा है तो ये n हो गया ऊपर n/R, और यहाँ से R डैश इक्वल टू लिखे तो उल्टा हो जाएगा, ये R/n हो जाएगा, ठीक है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा R डैश प्लस R, तो R डैश की वैल्यू हमारी है ये R/n, ये रख दी प्लस R हो गया, ठीक है। तो परिपथ में धारा आई, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल E है हमारा और कुल प्रतिरोध कितना है, ये ऊपर वाले जो है ये है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेंगे, जाएगा हमारा, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया हमारा, जब क्या है ये समांतर क्रम में है तब धारा। अब इसके कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, जो R की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है R से, तब क्या होगा, बहुत छोटी है, इस वाले R की वैल्यू छोटी है तो इसको क्या है, इस R को क्या है, स्मॉल R क्या है, बहुत नहीं, ये वाला स्मॉल R जो है बहुत छोटा है इस वाले R से, तो इस वाले R को हम छोड़ देंगे छोटा होने की वजह से इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तब ये
हमारा ये आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो ई अपॉन आर रह जाएगा। तब क्या, इस प्रकार एन एक जैसे सेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो समांतर क्रम में जुड़े होने पर कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जितना एक सेल से प्राप्त होता है उतना ही मिल रहा है हमें। ओके, आर बहुत बहुत छोटा है आर से, तब आई इजकल टू कितना होगा, एन ई अपॉन आर। तब क्या है, आर वाला आर छोटा हो गया तो ऐसा आर वाली टर्म को छोड़ देंगे, एन आर छोड़ देंगे, तब ये एन ई अपॉन आर आ गया। तब क्या है, ये एन गुना आ रहा है, जितना एक सेल से प्राप्त होगा उसका कितना एन गुना आ रहा है। तो यही बात लिखी हुई है, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक है तो धारा एक सेल से प्राप्त धारा की एन गुनी होगी। ठीक है, किरचॉफ के नियम। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ के नियम। इसमें देखिए, किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ के संबंध में क्या है, दो नियम दिए हैं। फर्स्ट है इसमें, प्रथम नियम है संधि का नियम। ठीक है, इसे फर्स्ट लॉ कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या है, शून्य होता है। ये क्या है, किसी परिपथ में किसी संधि पर, ये कोई संधि है, ठीक है, इस पे जितनी भी धाराएं मिल रही हैं, ये जितनी भी धाराएं मिल रही हैं, इन सब का बीजगणितीय योग क्या है, शून्य होता है। जिनकी डायरेक्शन कुछ भी है, इनका बीजगणितीय योग शून्य आना चाहिए। ठीक, तो इसको देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये इस संधि के इस तरफ आ रहे हैं और ये तीनों क्या है, नहीं ये दो दूर जा रहे हैं, ये तीन इसके साथ आ रहे हैं। ठीक है, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लेंगे और दूर जाने वालियों को ऋणात्मक लेंगे। माना संधि I1 I2 तथा I3 धाराएं आकर मिल रही हैं, ये तीनों क्या है, आकर मिल रही हैं, और I4 I5 क्या है, ये दोनों क्या है, इससे दूर जा रही हैं। तब जो इसकी तरफ आ रही है उनको प्लस में ले लिया और जो दूर जा रही है उनको माइनस में ले लिया। बीजगणितीय योग क्या है, इनका शून्य होना चाहिए, तो बराबर 0 लिख लिया। ठीक है, जो माइनस वाली है इसको इनको बराबर में ले गए, प्लस में लिख लिया है। ठीक है, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसकी तरफ आने वाली और दूर जाने वालियों का योग क्या है, बराबर है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। नेक्स्ट नियम है इसका, सेकंड नियम है द्वितीय नियम, किरचॉफ का वोल्ट नियम भी कहते हैं इसको। इसमें देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है, कोई बंद पास है, उसमें बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, ये क्या है, बहने वाली धारा और उसके संगत जो प्रतिरोध है उन दोनों का गुणनफल। ठीक है, ये क्या है, प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफलों का योग तथा उस पास में लगने वाला विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इसमें एक लाइन मिस हो गई है, यहाँ पर गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में, इसके आगे यहाँ पर लिखना है उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन छूट गई है कि इसके क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यदि किसी दिशा में चलने वाला धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लिया जाए, ये है क्या, धारा की दिशा में चलने पर धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, धारा की दिशा में जैसे ये चल रहे हैं, ठीक है, प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल धनात्मक लिया जाता है, तथा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाने पर, ये क्या है, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाता है। ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इधर की साइड लिया जाएगा। तो हम देखें फर्स्ट पास में, देखें अगर फर्स्ट वाला ये है ऊपर वाला, अगर हम इस वाले इसमें देखें तो देखिए इसमें क्या लगेगा, ये है I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू कितना आएगा, E1 माइनस E2। ठीक है, ये जब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये क्या है, I1 R1, फिर इधर से क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन आ गई, इधर की साइड है, ये अपोजिट डायरेक्शन आ गई तो माइनस का साइन लेंगे, I2 R2 इज इक्वल टू, यह क्या है, डायरेक्शन ई की डायरेक्शन इधर है तो ये E1 आ गया, फिर यहाँ से क्या अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी तो फिर ये माइनस आ गया,
माइनस E2। इसी प्रकार से हम क्या सेकंड वाले में देखें, देखिए अगर हम सेकंड वाले इस वाले क्लोज में देखें, इस वाले पास में देखें, तो ये देखिए यहाँ से कितना चल रहा है ये I2, ठीक है। तो I2 R2 और ये क्या है, फिर से ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो माइनस क्या है, माइनस I1 प्लस I2 और इसमें क्या है ये R3 लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में R3 आ गया। ये कितना हो गया यहाँ पर, ये है E2, ये E1 है और ये वाला नीचे वाला क्या है E2 है। तो ठीक है, यहाँ पर बराबर में आ गया E2 क्योंकि एक ही है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सेम डायरेक्शन में, देखो इधर धारा बह रही है और तो इधर भी ऐसा चलते वक्त इधर ही चल रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आया है आपका। यहाँ पर देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आया है, तो यहाँ पर जो ये माइनस साइन है ये माइनस ना होकर यहाँ पर प्लस होगा, ठीक। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट नियम क्या था, आवेश के सिद्धांत पर आधारित था, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।